हाय डियर स्टूडेंट्स, हम हाजिर हैं आपके लिए फिजिक्स लर्नर यूट्यूब चैनल पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2 लेकर। आई होप कल जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट फर्स्ट पढ़ा है वो पार्ट आपने ज़रूर देखा होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कल के चैप्टर में देखने में आपको प्रॉब्लम हुई है और समझ में नहीं आ रहा है, कहीं दिक्कत आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हम उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो कि पार्ट 2 है। यहाँ हम अपन शुरू करते हैं। कल जो हमने अध्ययन किया था उसमें देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये दोनों जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो हैं, आपके ये दोनों एक पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनका, उनको मूल बिंदु के नाम से अपन जानते हैं। ये मूल बिंदु पे कटते हैं और इसके आधार पर इसके 4 बराबर भाग बने थे। इन्हीं चारों भागों को हमने पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश और तीसरा चतुर्थांश और अंतिम चौथे चतुर्थांश के नाम दिए थे। और फिर ये पता किया था कि इन चतुर्थांशों में अगर कोई भी बिंदु है तो उसकी स्थिति का कैसे पता लगाएंगे। आज हमारे सामने जो नई बात है वो ये है कि चतुर्थांशों के बीच के बिंदु तो हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कोई बिंदु अगर चतुर्थांशों के बीच में नहीं आके अक्ष पर आ जाए तो उसकी स्थिति का कैसे पता लगाएंगे या उसके निर्देशांक कैसे पता करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन आज का टॉपिक। मान लीजिए हमारे सामने कोई एक बिंदु आ जाता है जिसकी स्थिति यहाँ अक्ष पर है। ये कौन सा अक्ष है? ये एक्स अक्ष है। और आपको यहाँ इस बिंदु ए की स्थिति पूछी जा रही है और पूछेंगे कि आपके बिंदु ए के निर्देशांक क्या है। तो आसानी से हम इसका जवाब दे रहे हैं। वो देखिए, यहाँ ये जो भी अक्ष है उस अक्ष पर x के मान आपके सामने रिप्रेजेंट कर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड नेक्स्ट। अब हमें अगर बिंदु A के निर्देशांक बताने हैं जो कि x अक्ष पर है, तो उस बिंदु के निर्देशांक बताने के लिए हम पहला कोऑर्डिनेट कौन सा लिखेंगे? x का लिखते हैं। तो x का मान तो हो गया है 2। अब हमारे सामने बात आ जाती है सेकंड निर्देशांक, जो कि हम कहते हैं कि y निर्देशांक को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ y निर्देशांक x अक्ष पर कहीं दिख ही नहीं रहा। क्या होगा y निर्देशांक? देखें, अगर x अक्ष है तो इस पर सदैव x के मान ही होंगे और y निर्देशांक का मान हमेशा 0 होगा। कैसे? क्योंकि हम x अक्ष के मान बता रहे हैं तो इस पर y होना ही नहीं है। तो y का मान यहाँ पर कितना हो गया है? 0। तो बिंदु A की जो स्थिति है आपके सामने वो 2,0। नेक्स्ट और देखते हैं। मान लीजिए एक बिंदु आपके पास B यहाँ है और आपको पूछा जाए कि बिंदु B की स्थिति क्या होगी या B के निर्देशांक क्या होंगे, तो हम कैसे बताएंगे? हमें पता है कि ये बिंदु B जो है उसमें x का मान आपके सामने 4 है और y का मान अगर हमें बताना है तो x अक्ष पर y का मान कितना होता है? 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 0। इन बातों को देखने से ये स्पष्ट हो रहा है, या हमारे सामने ये बात क्लियर हो रही है कि यदि कोई भी एक बिंदु जो x अक्ष पर स्थित है तो उस पर x के मान तो सदैव परिवर्तित हो सकते हैं, यानी x का मान तो कुछ न कुछ जरूर आएगा। लेकिन जो बात हमारे सामने फिक्स हुई है वो ये है कि इस पर y का मान हमेशा 0 आएगा। यानी कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पर लेते हैं और उसके निर्देशांक अगर हम देखना चाहें तो x अक्ष का तो कोई न कोई मान होगा, लेकिन y हमेशा ही 0 होगा। तो जनरली सामान्यकरण करके हम एक बात कहें तो x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी भी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं? x तो कोई न कोई मान होगा। x का मतलब यहाँ x निर्देशांक है, कोई भी मान हो सकता है, 1 2 3 4 5 जो भी है। और y का मान जो है वो ऑलवेज कितना होगा? हमेशा कितना मान आएगा y का? 0। यानी वापस देखें, x अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उस बिंदु के निर्देशांक हमेशा x, 0 फॉर्म में रहेंगे। यानी x का मान तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन y का मान हमेशा कितना आएगा? 0। चलिए, आपके माइंड में यह भी बात आ जाती है। तो फिर y अक्ष के निर्देशांक अगर लेना चाहिए या y अक्ष पर कोई पॉइंट लेना चाहें तो उसके लिए क्या होगा? देखिए, मान लीजिए मुझे एक पॉइंट है वो यहाँ लेना है, तो मैं इस पॉइंट मान लीजिए C के निर्देशांक पता करना चाहूँ जो y अक्ष पर है। देखिए, ये y अक्ष है, इस y अक्ष पर कोई बिंदु है तो आपको पता है मुझे y अक्ष के निर्देशांक का तो मान पता चल रहा है, लेकिन x निर्देशांक यहाँ पर इस अक्ष पर
कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है का मतलब 0। यहाँ x निर्देशांक दिख रहा है नहीं, बिल्कुल देखें ये y अक्ष है तो आपके इस पे y के जरूर कुछ न कुछ मान है, 1 2 3 4 5 या 1 कह सकते हैं, आगे भी मान चलेंगे। इसी प्रकार इसकी यदि ऋणात्मक दिशा में बढ़े तो -1 -2 इस प्रकार के मान हमें दिखेंगे, लेकिन x का कोई भी मान इस अक्ष पर नहीं है। तो यहाँ देखिए बिंदु C के निर्देशांक लिखने हमें यहाँ पर सावधानी बरतनी है। कई बच्चों के समझ में नहीं आता और वो गलत कर देते हैं। हम सदैव कहते हैं कि इस बिंदु के निर्देशांकों को बताते वक्त हमेशा पहला मान x का ही होता है, क्योंकि किसी भी बिंदु के निर्देशांक x, p, x, y के रूप में लिखे जाएंगे। यानी पहला मान होता है वो हमेशा x को बताएगा और दूसरा मान होता है हमेशा वो y को बताएगा। तो यहाँ पर x तो कोई है ही नहीं, x का मान कितना है 0। तो यहाँ पर पहले बिंदु 0 लिखें, फिर जो y का मान है, y का मान देखिए कितना है 2। तो बिंदु C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0,2। और आगे चलते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मुझे एक बिंदु यहाँ पर है, उसके निर्देशांक पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, आपको दिख रहा है कि बिंदु D है, उसमें x निर्देशांक कितना आ रहा है 0, क्योंकि ये y अक्ष है और y अक्ष पर x निर्देशांक नहीं होते, y के मान होते हैं। तो x निर्देशांक तो बता दिया है 0 और y का निर्देशांक हम कह रहे हैं अक्ष पर ही बिंदु है, तो जिस बिंदु पर ये अपन मान देख रहे हैं वो कितना आएगा 5। तो बिंदु D के निर्देशांक हो जाएंगे 0,5। यहाँ ध्यान रखने की बात यह होती है कि बिंदु को जब भी लिखें, y अक्ष पर जब भी बिंदु को लिखें तो पहला मान आप क्लियरली अपन स्पष्ट कर चुके हैं पहले ही कि अगर किसी भी बिंदु की स्थिति बताते हैं तो बिंदु के निर्देशांकों को लिखते वक्त पहला मान x अक्ष का होता है और दूसरा y अक्ष का। तो यहाँ पर देखें x अक्ष का मान 0 है। कई विद्यार्थी अज्ञानतावश या भूलवश x निर्देशांक ले देते हैं और बिंदु के निर्देशांक बताते हैं कि भाई y अक्ष पर होने के बावजूद भी 5,0 बता दिया, तो वहाँ थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आप इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। यहाँ देखिए हमने जो एक जानकारी ली उसमें ये कहा कि x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक x, 0 के रूप में होंगे। तो अगर y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक किस रूप में होंगे, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, स्थित बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होंगे। सामान्यकरण कर रहे हैं हम, कोई भी बिंदु का मतलब यहाँ पर जो आप एक जनरल रूप में लिख रहे हैं, जैसे आपने x, 0 लिखा है, इसका मतलब है x की कोई न कोई वैल्यू x अक्ष पर है तो आएगा, लेकिन y हमेशा के लिए 0 रहेगा। इसी प्रकार अगर y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उस पर बिंदु आएगा, उसमें x निर्देशांक हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि y अक्ष पर x निर्देशांक नहीं होगा, और y का कोई न कोई मान आएगा। यहाँ y का मतलब है कोई भी वैल्यू हो सकती है y की। अगर वो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है तो धनात्मक y का मान होगा, पर इन पॉजिटिव होगा, और जो इसके नीचे की तरफ मान लिखे हुए हैं तो y का मान क्या लिखा जाएगा, ऋणात्मक। इसी प्रकार हम x अक्ष पर अगर राइट हैंड साइड की तरफ कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक x, 0 के रूप में आएंगे। लेकिन अगर इसमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर कोई बिंदु है, जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है और आपको पूछा जाए कि इस बिंदु E के निर्देशांक कितने आएंगे, तो हम क्या करेंगे, पहला मान x अक्ष पर स्थित बिंदु का होता है। तो देखिए यहाँ पर x अक्ष का मान कितना हो गया है 3, लेकिन x अक्ष पर बिंदु स्थित होने की वजह से y का मान कितना हो जाएगा 0। तो बिंदु E के निर्देशांक -3,0। तो देखें अगर नेगेटिव डायरेक्शन में आया है तो इसका मतलब x का मान -x,0 के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम कह रहे हैं कि ये x के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मान है। इसी प्रकार अगर y अक्ष पर ये बिंदु होता तो y अक्ष पर और इस तरफ होता नीचे की तरफ, तो हम क्या करते, पहला जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु f होता और इसके निर्देशांक हमें पूछे जाते तो क्या करते, देखिए x का मान यहाँ पर 0, क्योंकि ये y अक्ष हो गया है और y अक्ष पर x का मान 0। इसी प्रकार हमें इस y का मान पता लगाना था, तो y का मान कितना हो गया है -4। यानी y अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु है तो x का मान हमेशा कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0। यानी y अक्ष पर बिंदु स्थित है तो x का मान 0 और y के कोई न कोई मान परिवर्तित हो रहे हैं। तो हमने बता दिया है कि y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक है वो 0, y के रूप में आएंगे। ये जो आज के लिए हमारी जो बात थी उसको हमने क्लियर कर लिया है। अब कुछ बातें और भी है। यहाँ एक चीज़ देखिए, ये बिंदु आया 0,5, ये बिंदु आया 0,2, ये बिंदु आया 0, -4।
यानी जब आपके सामने x निर्देशांक फिक्स हो रहा है, जब आपके सामने x निर्देशांक की वैल्यू फिक्स आ रही है, देखिए यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो इसका मतलब तो ये yx बन रहा है, yx की जैसी स्थिति बन रही है। कुछ मन में और बात आएगी, सर अगर ये 0,5, 0,2, 0,-4 यहाँ नहीं होके ये बिंदु अगर यहाँ होता तो क्या हो जाता? ट्राई करते हैं, देखिए क्या होगा। मान लीजिए ये बिंदु जो था उसको हमने नाम ए दिया था, इसके निर्देशांक 2,0 के रूप में। अगर ये बिंदु मान लीजिए यहाँ होता तो उसके निर्देशांक क्या होते? बी के निर्देशांक देखिए, एक्स निर्देशांक पहले पता करते हैं, तो ये एक्स निर्देशांक तो 2 ही है, लेकिन वाई का मान इस तरफ बढ़ने पर पता चलेगा कितना आएगा? 1। इसी प्रकार अगर ये बिंदु मैं यहाँ ले लूँ सी, तो आपको पता है इसके नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो एक्स का मान तो फिक्स ही आ रहा है 2, y का मान इधर बढ़ेंगे तो देखिए कितना आ रहा है? 2। चलिए आपके सामने एक बिंदु और लिख लेते हैं d, यहाँ पर d की तरफ और बढ़ते हैं तो देखिए इस बिंदु d से नीचे की तरफ आते हैं तो x का मान कितना? 2 ही आ रहा है, और y का मान इधर y की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कितना आ रहा है? 3। ये बातें हमने कल सीख ली थी। आज जो नई बात इनके माध्यम से सीखना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर किसी भी बिंदु के निर्देशांकों को देखने पर हमें x निर्देशांक अगर फिक्स दिखाई देता है और उसको हम एक इस चतुर्थांश में प्रदर्शित करें तो इनकी स्थिति इस प्रकार बन रही है। देखिए इसका मतलब यदि x कांस्टेंट आ रहा है, x जो है आपका फिक्स है, कांस्टेंट, c का मतलब कांस्टेंट यानी अचर, x का मान फिक्स है, और उसको मैं एक लाइन के रूप में बताऊं तो वो y अक्ष के पैरेलल आएगी, y अक्ष के समांतर रेखा बन रही है। क्योंकि इन देखें 2,3, 2,2, 2,1, 2,0 ये सब जो बिंदु बन रहे हैं उनमें x का मान फिक्स है, तो जो आप इनको मिलाएंगे रेखा बनेगी वो किस प्रकार बनेगी? x = c, y अक्ष के पैरेलल। अब आपके माइंड में आ रहा होगा यहाँ ये y अक्ष के पैरेलल बन रहा है, इसका मतलब क्या है? देखिए ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है, अगर हम इसको अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे तो ये और कहाँ इफेक्ट करेगा हमारे सामने। जब इस कक्षा 10th में जाएंगे, कक्षा 9th में जाएंगे तो वहाँ लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरणों का भी एक चैप्टर होता है, और अगर यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमने अच्छी तरीके से नहीं सीखा, बिंदुओं को अच्छी तरीके से प्रदर्शित करना नहीं सीखा, तो वहाँ आपका जो लीनियर इक्वेशंस आएगी, रैखिक समीकरण आएंगी, उनको हम अच्छी तरीके से नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। क्योंकि पहले उसमें भी ये जो आपके निर्देशांक अक्ष होंगे, बिंदुओं को बताना होगा, और जब तक हमें इसकी जानकारी नहीं होगी वो चैप्टर हमारा अधूरा रहेगा। इसलिए इस चैप्टर का और उस चैप्टर का यानी निर्देशांक ज्यामिति और रैखिक समीकरणों में एक दूसरे से संबंध है, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे तो वहां हम अच्छा दे पाएंगे। इसीलिए क्योंकि यहाँ बात बताई थी x = c, यानी x अगर आपका अच्छा c का मतलब फिक्स कांस्टेंट आ रहा है, अगर x का मान किसी भी निर्देशांकों को देखने पर, बार बार देखने पर अगर अचर आ रहा है तो वो y अक्ष के समांतर रेखा बन रही है, यानी पैरेलल टू x y एक्सिस। जो भी आपकी लाइन आएगी वो y अक्ष के पैरेलल होगी। अब आपके माइंड में ऐसा भी आ रहा है ये तो ऐसा बन रहा है, तो फिर अगर मान लीजिए किसी में y फिक्स हो गया तो क्या होगा? ट्राई करते हैं। अगर किसी में y फिक्स हुआ, मान लीजिए एक पॉइंट है वो यहाँ है, इस बिंदु को मैं कह रहा हूँ मान लीजिए P है, तो इसके निर्देशांक आपको पता है, पहला निर्देशांक x के रूप में जाते हैं तो कितना हो जाएगा? -3, और इधर बढ़ते हैं तो y का मान कितना है? 3, तो -3,3। यहाँ पर मान लीजिए मैं एक बिंदु की तरफ आया तो यहाँ पर एक बिंदु P के बाद में क्यों ले लिया, और इसके निर्देशांक लिखना चाहूँ तो आपको पता है कि नीचे की तरफ मान में आ रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो मान आ रहा है x का -1, और y की तरफ जा रहे हैं तो कितना मान आ रहा है? 3। देखिए यहाँ y फिक्स आ रहा है, और मैं अगर इन बिंदुओं को ऐसे मिलाऊँ आगे तो ये इस प्रकार आगे जाएंगे। क्या हो रहा है यहाँ पर देखें आप, एक बार अच्छी तरीके से समझें। जो इस बार मैंने स्थिति बनाई है वो और पूर्व स्थिति में क्या फ़र्क है। अब की बार जो स्थिति आपके सामने आई है जिसमें फर्स्ट पॉइंट -3,3 है, थोड़ा मैं इनको सही नोट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। यहाँ जो पॉइंट था वो
-3,3 था, यहाँ जो पॉइंट था वो -1,3 था। इसी प्रकार हम कहेंगे यहाँ अगर कोई पॉइंट होता तो उसके कोऑर्डिनेट 1,3 के रूप में होते, यहाँ कोई पॉइंट होता तो उसके 2,3। यानी इन पॉइंट को देखने पर हमारे सामने एक बात आ रही है कि इन सब का y निर्देशांक है वो स्थिर है, फिक्स है। यानी y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी y बराबर अचर। तो फिर वो किस प्रकार की लाइन बन रही है, किस प्रकार की रेखा बन रही है, वो इस x अक्ष के समांतर, ये जो आपका x अक्ष है और ये इसके समांतर रेखा बन रही है, बराबर दूरी है। यानी यहाँ पर जितनी भी रेखाएं अपन जितने बिंदुओं को प्रदर्शित करेंगे उनके बीच हमेशा दूरी जो है y वाली दूरी फिक्स रहेगी, जो कि x अक्ष के समांतर रेखा बनेगी। ये बताया है निर्देशांक ज्यामिति और रैखिक समीकरणों में क्या संबंध है, किस प्रकार ये संबंधित होंगे। तो उस चैप्टर में इस प्रकार का भी यूज होगा। अच्छी तरीके से समझें तो हमारे सामने दिक्कतें कम होगी। ये जो था इसका सार है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड आगे के जो पार्ट हैं वो क्या हैं, इसमें हमें और क्या क्या ध्यान में रखना है या आगे हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में। यहाँ अभी तक हमने निर्देशांक अक्षों को देखा, बिंदुओं को प्रदर्शित करना सीखा, अगर किसी चतुर्थांश में बिंदु है उसको प्रदर्शित करना सीखा। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएंगे, आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स बनेंगे आपके सामने कि मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो डिस्टेंस फॉर्मूले बनेंगे, पार्टीशन फार्मूला यानी दूरी सूत्र आपका प्रयोग करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। फिर विभाजन सूत्र बनेंगे, जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पर एक बिंदु ए है, यहाँ पर कोई बिंदु बी है। ए के जो निर्देशांक है वो x1, y1 है, बी के निर्देशांक x2, y2 है, और आपको पूछे ए से बी के बीच की दूरी कितनी होगी, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार विभाजन सूत्र होंगे। तो इन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करेंगे, ताकि हम और आपके सामने अधिक से अधिक बेस्ट सुधार करके क्लास दे सकें। थैंक यू।